रिया अपने मम्मी और पापा के साथ दिल्ली में रहती थी। उसके मम्मी का नाम सुमन और उसके पापा का नाम विनोद था। वह हर साल अपने मम्मी पापा के साथ गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल जाती थी। उसका ननिहाल अलीगढ़ जिले में था। एक बार की बात है, रिया के स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थी। रिया और सुमन ननिहाल जाने के लिए तैयार थे। विनोद को ऑफिस में काफी काम होने की वजह से बहुत शाम को छुट्टी मिल पाई। दिन ढल चुका था। सुमन ने कहा, अब रहने दो, अब जाने का समय नहीं है। सुबह होते ही हम अलीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। इस पर विनोद ने कहा, हमारे पास खुद की कार है। दिन ढल गया तो क्या हुआ, हमें कौन सा वाहन बदलना है। रिया भी जिद करने लगी, मम्मी अभी चलो ना, मुझे भी नानी के घर जाना है। रिया और विनोद के बहुत जिद करने पर सुमन जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर न जाने क्यों उसका मन घबरा रहा था। अब रात हो चुकी थी और इन लोगों की गाड़ी सड़क पर चले जा रही थी। रात की वजह से सड़क पर वाहनों का आना जाना भी कम हो गया था। विनोद कार चला रहा था। सुमन और विनोद पीछे की सीट पर बैठे थे। जिस गांव में उन्हें जाना था वह गांव अलीगढ़ से करीब 20 किलोमीटर दूर था। वह अलीगढ़ पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता कच्चा और सुनसान था। वहां कोई आता जाता भी नहीं दिख रहा था। गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर चले जा रही थी। थोड़ी ही दूर चलने पर गाड़ी अचानक रुक गई। रिया ने पापा से कहा, पापा क्या हुआ, गाड़ी बंद कैसे हो गई। विनोद ने कहा, पता नहीं बेटा, उतर कर देखता हूँ। सुमन ने कहा, जल्दी देखिए और यहाँ से जल्दी चलिए, रास्ता कितना सुनसान है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कार से उतरकर विनोद ने गाड़ी के बोनट को खोलकर देखा, लेकिन गाड़ी में कहीं कोई कमी नहीं दिखी। वह कार के अंदर आकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। तभी सुमन ने कहा, क्या हुआ, चलिए ना। विनोद अभी भी कुछ सोच रहा था। फिर सुमन ने रिया के पापा के कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया और कहा, क्या हुआ, क्या सोचने लगे। मैं कह रही हूँ चलिए यहाँ से, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। एक तो सुनसान रास्ता, ऊपर से रात, जल्दी चलिए। तब विनोद ने कहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि गाड़ी में खराबी कैसे आ गई और गाड़ी कैसे रुक गई। सुमन ने कहा, देखिए क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तब विनोद ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब कार दोबारा उस रात के अंधेरे को चीरते हुए फिर आगे बढ़ने लगी। अभी थोड़ी ही दूर कार चली थी कि रिया चिल्लाई, मम्मी। एकदम से विनोद ने कार को रोका। दोनों मम्मी पापा रिया से कहने लगे, क्या हुआ बेटा, चीखी क्यों। इस पर रिया ने कहा, पापा मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी कार के नीचे एक आदमी और एक औरत आ गए हैं। विनोद ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वह औरत आदमी हमारी कार के नीचे आ जाते तो हमें भी पता चलता, और वैसे भी रात बहुत हो गई है, मुझे नहीं लगता ऐसे में इस रास्ते पर हमारे अलावा कोई और होगा। रिया की आंखें डर से फटी हुई थी और वह कह रही थी, नहीं पापा, ट्रस्ट मी, मैंने देखा उन आदमी और औरत को। सुमन ने कहा, गाड़ी थोड़ी तेज चलाइए। गाड़ी की रफ्तार विनोद ने तेज कर दी। तभी कार के शीशे में विनोद को एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। उस डरावने चेहरे को देखते ही विनोद का हाथ स्टीयरिंग से छूटा और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से गाड़ी इधर उधर चलने लगी। जैसे तैसे करके विनोद ने अपने आप को और गाड़ी को संभाला। तभी सामने एक औरत और आदमी दिखाई दिए जो गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे, लेकिन विनोद ने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि गाड़ी की रफ्तार और तेज कर ली, क्योंकि अभी तक तो वह रिया की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और अचानक से उन दोनों आदमी और औरत का ऐसे कार के सामने आना और लिफ्ट मांगना सुमन और विनोद को डर से भर देने के लिए काफी था। विनोद तो पसीने से लथपथ गाड़ी को अंधाधुंध रफ्तार में भगाए जा रहा था। तभी ये क्या, वह औरत और आदमी जिनको विनोद ने पीछे छोड़ा था फिर अचानक सामने खड़े थे और गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। अब तो उन तीनों की जान मुंह में आ गई थी। अचानक सुमन का फोन बजा। हेलो, कौन। दूसरी तरफ से सुमन का भाई अर्जुन बोल रहा था। हेलो दीदी, कैसी हैं आप। सुमन ने कहा, भैया कुछ ठीक नहीं है, इस रास्ते पर बहुत गड़बड़ है। और सुमन ने उन दोनों आदमी और औरत के बारे में अर्जुन को बताया। तब अर्जुन ने कहा, दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आता हूँ। और 10-15 मिनट बाद ही अर्जुन वहाँ रास्ते पर खड़ा था। विनोद ने गाड़ी रोकी और कहा, अच्छा हुआ अर्जुन तुम आ गए, पता नहीं क्या हो रहा था हमारे साथ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं जीजाजी, मैं आ गया हूँ ना, अब कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्जुन भी अब कार में बैठा और कार घर की तरफ चल दी। अब तो मानो जैसे सुमन और विनोद और रिया का डर अर्जुन के आ जाने से खत्म ही हो गया हो। अब वह लोग घर पहुंच चुके थे। अर्जुन ने कहा, लाइए जीजाजी, कार की चाबी मुझे दीजिए, मैं पार्क करके आता हूँ, आप अंदर जाइए। विनोद ने कहा, ठीक है, और चाबी अर्जुन को दे दी। जैसे ही रिया और उसके मम्मी पापा ने घर में एंटर किया, तीनों चौंक पड़े। घर में सब लोग रो रहे थे और सामने किसी की लाश पड़ी थी। यह देख सुमन और विनोद दंग थे कि क्या हुआ है घर में, और हमें अर्जुन ने कुछ नहीं बताया। सुमन की मां ने रोते हुए सुमन से कहा, बेटा तेरा भाई अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही सुमन, विनोद और रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमन को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भाई घर के बाहर तक उसके साथ था, घर में उसकी लाश पड़ी हुई थी। यह देखने के लिए कि कहीं यह मेरा वहम तो नहीं,
सुमन ने अर्जुन के चेहरे से कफन हटाया, लेकिन यह सच था, सामने जो लाश पड़ी थी वह अर्जुन की ही थी। सुमन के पिता ने बताया कि रात 9 बजे अर्जुन अपनी बाइक से घर आ रहा था, तभी उसकी बाइक को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसके सर में चोट आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अगर अर्जुन मर चुका था तो जो बाहर था वह कौन था? तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अपने हमसे दूर हो जाने के बाद भी किसी न किसी वजह से जुड़े रह जाते हैं, जैसे घर के किसी सदस्य में मरने वाले का हद से ज़्यादा प्रेम, या और भी बहुत सारी वजह हो सकती है। एक गांव में एक बूढ़े व्यक्ति रहते थे। लोग उसे रमेश्वर काका कह के पुकारते थे। रमेश्वर काका के पास एक जोड़ी गायें थी। वे प्रतिदिन सुबह ही इन गायों को दूध रहाकर चराने के लिए निकल पड़ते थे। सुबह से शाम तक रमेश्वर काका गायों को लेकर इस गांव से उस गांव, तो कभी नदी किनारे, तो कभी कभी इस जंगल से उस जंगल घुमा करते थे और दिन ढलते ही गाय की ओर निकल पड़ते थे। जब रमेश्वर काका गायों को चराने निकलते तो साथ में सत्तू और भुजिया के साथ ही कभी कभी दही, दूध आदि भी ले लेते थे। रमेश्वर काका कभी भी अपने साथ पानी नहीं ले जाते और न ही लोटा रखते। प्यास लगने पर या तो वे गाँव के नदी में चले जाते, या अगर आसपास नदी नहीं होता तो वो लाठी से मारकर महुए और आम के पत्ते तोड़कर उसमें अपने गमछे की एक छोर में बांधते और फिर इस गमछे के दूसरे छोर को अपने साथ सदा लिए रहने वाली धोती के एक छोर से बांधते तथा फिर इसे किसी कुएं में डालकर पानी निकालते। इस विधि को झोंझ कहते हैं। इसमें बहुत अधिक पानी तो नहीं निकलता, पर 2-3 बार में पीने भर का पानी जरूर निकल जाता है। एक बार की बात है, रमेश्वर काका बीमार पड़ गए। अब उसके गाय को कौन चराने ले जाए? वे बहुत परेशान हुए, क्योंकि एक दिन भी इन गायों को चराने में देर होने पर यह गायें बोलने लगती थी और खूंटे के पास पूरा गंदा कर देती थी। खूंटे के आसपास की जगह सने गोबर माटी से भर उठती थी और जब तक इन्हें खोला नहीं जाता ये लोग चिल्लाती रहती। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, पर रमेश्वर काका की तबीयत ठीक नहीं हुई। रमेश्वर काका इन दोनों गायों के आगे पुआल या भूसा डाल देते और पानी आदि दिखा देते, पर गायें प्यास लगने पर पानी तो पी लेती, पर पुआल आदि खाने का नाम नहीं लेती और बेचैनी से खूंटे के आसपास घुमा करती। इन 2 दिनों में तो कुछ गायों ने अपना रस्सी तोड़ दिया और चरने के लिए भागने लगी। कैसे भी करके रमेश्वर काका ने इन गायों को काबू किया। तीसरे दिन भी रमेश्वर काका की तबीयत जब ठीक नहीं हुई तो उन्होंने संदेशा भेजकर अपने ससुराल से अपने भांजे घनेश्वर को बुला लिया। घनेश्वर 16-17 साल का किशोर था और बहुत ही सुंदर था और भला चंगा था। घनेश्वर ने आते ही अपने फूफा का सारा काम संभाल लिया। वह प्रतिदिन सुबह 3 बजे ही जग जाता और 5 बजे तक पढ़ाई करता और उसके बाद गायों को चराने के लिए निकल पड़ता। वह अपने साथ अपनी बुक्स को भी ले जाना कभी नहीं भूलता। किसी चरने वाली जगह पर गायों को चरता छोड़कर वह किसी पेड़ के नीचे छाया में बैठकर पढ़ाई करता। एक बार की बात है, गायों को चराते चराते घनेश्वर एक जंगल में बहुत दूर तक निकल गया। जंगल बहुत घना नहीं था, पर बहुत सारी झाड़ियों से पटा हुआ था। दोपहर का समय था और अब घनेश्वर को प्यास भी सताने लगी थी। घनेश्वर गायों को चरता छोड़ जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ भाग करने लगा। अचानक एक बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुआं बहुत ही पुराना था, पर उसका जगत हाल ही में पक्की ईंटों से बंधवा गया जान पड़ता था। घनेश्वर ने अब देर किए बिना जंगल में कुछ झाड़ियों के पत्ते तोड़े और उन्हें अपने गमछों में बांधकर झोंझ बनाया। फिर अपने फूफा की तरह गमछे के एक छोर में धोती बांधी, उसे कुएं में लटकाया, पर कुएं में पानी का सतह बहुत ही नीचे था और झोंझ पानी तक नहीं पहुंच पाया। उसने लाख कोशिश की, नए नए हथकंडे अपनाए, फिर भी पानी तक नहीं पहुंच पाया। अब वे पसीने से तरबतर हो चुका था और धोती से सर के पसीने को पोंछते हुए उसी कुएं की जगत पर बैठकर कुछ सोचने लगा। तभी पायल की छमछम की आवाज ने उसे सोचने के क्रम को बाधित कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ दूर पर हिरनी की चाल से अपने पायलों की झनकार करते हुए चेहरे पर हल्की मुस्कान और गालों पर हल्की लाली लिए एक किशोरी उसके तरफ बढ़ी चली आ रही थी। वह अवाक मन से उस किशोरी के रूप श्रृंगार के रस का पान करने में लग गया। उस किशोरी में पता नहीं क्या जादू था कि ज्यों-ज्यों करीब आती जा रही थी, घनेश्वर उसके सौंदर्य के प्रति खोया जा रहा था। पास आकर शरारतीपन से उस किशोरी ने बेहिचक मन से घनेश्वर से पूछा, प्यास लगी है क्या? घनेश्वर, जो एक टक उस किशोरी की सुंदरता का पान किए जा रहा था, घबराकर हाँ में सिर हिला दिया। किशोरी और आगे बढ़ी और कुएं के जगत पर पहुंचकर अपने दोनों हाथों से अंजलि बनाई और कुएं में झुक गई। घनेश्वर अभी भी उस किशोरी में खोया हुआ था। दरअसल उस किशोरी में कुछ तो ऐसा था जो लगातार घनेश्वर को मदमस्त करते जा रहा था, उसे अपनी तरफ आकर्षित किए जा रहा था। किशोरी ने कुएं से अपनी हाथों
में पानी भरकर घनेश्वर की ओर बढ़ा दी। घनेश्वर भी बिना कुछ बोले अपने हाथों की अंजलि बनाकर अपने मुंह में सटा दिया। किशोरी अपनी अंजलि का पानी घनेश्वर के अंजलि में उड़ेलना शुरू किया और घनेश्वर भी अमृत रूपी जल को पीना शुरू किया। हाँ, यह अलग बात थी कि घनेश्वर की अंजलि से आधा पानी नीचे गिरे जा रहा था, क्योंकि वह पानी पीने के साथ ही उस किशोरी के चेहरे की सुंदरता को भी एक टक पिए जा रहा था। ना उस किशोरी के अंजलि का पानी खत्म हो पा रहा था और ना ही घनेश्वर की प्यास बुझने का नाम ले रही थी। पानी पीने पिलाने का यह सिलसिला लगभग आधे घंटे चला और जब किशोरी को लगा कि यह व्यक्ति तो पानी कम और उल्टे उसको एक टक निहारने का काम अधिक कर रहा है, तो वह थोड़ी असहज होकर बोली, पिलाऊं कि बस? अब फिर घनेश्वर ने कुछ बोले बिना केवल ना में सिर हिला दिया। इसके बाद वह किशोरी ने घनेश्वर से एक प्यारे आवाज में पूछा, अब मैं चलूं? फिर घनेश्वर ने हाँ में सिर हिला दिया। किशोरी फिर हिरनी की चाल से पता नहीं जंगल में कहाँ खो गई। घनेश्वर कुछ समय तक तो चुपचाप उस कुएं की जगह पर बैठा रहा और फिर अचानक पता नहीं क्या सूझा कि उठकर गायों की ओर चल दिया। गायों की दशा में बढ़ते समय घनेश्वर कोई प्यार भरा गीत गुनगुना रहा था। गायों को लेकर घनेश्वर घर पहुंचा। आज वह बहुत खुश लग रहा था और रह रहकर कोई प्रेम भरा गीत गा रहा था। उसकी भूख प्यास गायब हो चुकी थी और उसने अपनी बुआ के लाख कहने के बाद भी रात को कुछ नहीं खाया और अपनी खाट पर सोने चला गया। उसकी आंखों से नींद पूरी तरह से गायब थी और पता नहीं क्यों उसे एक खुशनुमा बेचैनी सताई जा रही थी। वह लेटे लेटे कभी कभी खाट से उठ जाता और गुनगुनाने के बाद या 2-4 कदम चलने के बाद फिर से खाट पर लेट जाता। उसे एकदम से समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है या फिर उसके साथ ऐसा क्या हो गया है। अचानक वह जागते हुए एक सपना देखने लगा और सपने में कुछ और नहीं, बस आज दिन भर के उसके कार्यकलाप थे। उसने अपने आप को गाय चराने के लिए जंगल में जाते हुए देखा, फिर कुएं की जगह पर बैठा देखा और फिर उस किशोरी का आना, उसे पानी पिलाना। इतना स्वप्न देखते ही या यूं कहें कि याद करते हुए वह गदगद हो गया। अचानक से घनेश्वर को पता नहीं क्या सूझा कि वह डरकर उठकर बैठ गया। बिना देरी किए उसने सिरहाने रखी माचिस से एक तिली निकाला और पास में रखे ढेबरी को जला दिया। ढेबरी की धुंधली रोशनी में उसके माथे पर आई पसीने की बूंदों को साफ देखा जा सकता था। दरअसल हुआ ये कि उसके जहन में यह सवाल कूदने लगा कि किशोरी इतने गहरे कुएं से अपने हाथ की उंगली बनाकर कैसे पानी बाहर निकाली थी और साथ ही इतनी देर तक पानी कैसे पिलाई थी कि उसके हाथ का पानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने भूत प्रेत की बहुत सारी घटनाएं सुन रखी थी। उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, भूतनी। इसके बाद डरे सहमे घनेश्वर ने उस डिबडिबाती ढेबरी के प्रकाश में से बैठे बैठे रात गुजार दी। सुबह सुबह डरा सहमा घनेश्वर गायों को लेकर गांव की तरफ निकल पड़ा। उसने मन में एकदम से सोच लिया कि अब भूलकर भी उस जंगल की ओर नहीं जाऊंगा, पर कहीं न कहीं उसके जहन में उस किशोरी की यादें अंगड़ाई ले रही थी। ना चाहते हुए भी उस किशोरी का अनुपम सौंदर्य उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। गाँव में गायों को चरता छोड़कर वह पास ही एक सूखी गढ़ी के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर उस किशोरी के बारे में सोचने लगा। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वह किशोरी को काफी समय से जानता है, वह उसकी परिचित है। उस किशोरी का सौंदर्यपूर्ण शरारती चेहरा याद आते ही अचानक घनेश्वर मुस्कुरा देता। उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोचते हुए घनेश्वर को पता ही नहीं चला कि कब सूर्य उसके सर पर आ गया और डालियां पत्तों के बीच से उसके साथ आंख मिचोली खेलने लगा। घनेश्वर उठा और गायों की ओर चल दिया। गायों को हाँक कर वह उसे आगे की ओर भेज दिया। फिर वह पेड़ के नीचे आ गया। पेड़ के नीचे आकर घनेश्वर ने कंधे पर रखी धोती को बिछा दिया और गमछे को सर के नीचे लगाकर वहीं लेट गया। गांव में कुछ और भी चरवाहे और किसान नजर आ रहे थे। डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि दिन था और उस सूखी गढ़ई के किनारे गांव की कुछ औरतें पेड़ों से सूखी लकड़ियां तोड़ रही थी। लेटे लेटे घनेश्वर को पता नहीं कब नींद आ गई, पर नींद में भी वह डरा डरा दिख रहा था। पर कभी कभी उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भूत और देवता की लड़ाई देख रहा है। भूत का विकराल रूप उसे डरा जाता था तो देवता का उस भूत पर हावी होना उसे हर्षित कर देता था। सोते हुए घनेश्वर को पता नहीं क्या हुआ कि वह सकपका गया और उठ बैठा। दरअसल उसे लगा था कि कोई मखमली उंगलियों को उसके बालों में पिरो रहा है और रह रहकर उसे सहला रहा है। आसपास में किसी को न देखकर उसे यह भ्रम लगा, पर वह फिर से सोया नहीं और बैठकर फिर से उस किशोरी के बारे में सोचने लगा। अचानक एक तेज हवा उठी और सरसराते हुए उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगी। हवा के उस चक्कर में उसे एक अजीब प्रेम की अनुभूति होने लगी। वह हवा अब धीरे धीरे वह किशोरी बनकर उसके पास खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, कल से तुम मेरे बारे में ही सोच रहे हो ना? फिर से घनेश्वर ने हाँ में सिर हिला दिया। उस किशोरी ने खिलखिलाते हुए कहा, कोई अपनों से डरता है? मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, बल्कि अपनापन का एहसास कराने आई हूँ।
इसके बाद पता नहीं क्यों घनेश्वर का डर कुछ कम हुआ और वह एकटक होकर फिर से उस किशोरी के सुंदरता को देखने लगा। यह सिलसिला कुछ देर चलता रहा और फिर से खिलखिलाती हुई वह किशोरी अचानक से गायब हो गई। अब तो आए दिन घनेश्वर उस किशोरी के साथ काफी समय बिताने लगा। वे दोनों अब खुलकर एक दूसरे से बात करने लगे थे। घनेश्वर उसे इंसानी कहानियां, अपने गांव घर की बातें सुनाता और वह किशोरी अपने लोग की बात बताती, अपने जीवन के रोचक पूर्ण किस्से सुनाती। आखिर वे दोनों इतने करीब आ गए कि सदा के लिए एक साथ जीने मरने की कस्में खा लिए। तो दोस्तों, हर बार जरूरी नहीं कि भूत प्रेत इंसान को परेशान ही करे, कभी कभी ऐसा भी कुछ किस्सा सामने आता है। वैसे यह कहानी को आप काल्पनिक समझते हैं या वास्तविक, यह आप पर है। आपको यह कहानी जैसा भी लगा हो हमें बताइएगा ज़रूर, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं जल्दी ही।